हेलो फ्यूचर एम्स नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप नॉर्सेट 11 की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास नॉर्सेट 11 को ध्यान में रखते हुए रैपिड रिवीजन की क्लास 7 मेडिजन एकेडमी की तरफ से आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में आज इस क्लास में पूरी तरह से जो रैपिड रिवीजन के हिसाब से आपको थ्योरी प्लस जितने भी एम्स नॉर्सेट के एग्ज़ाम आज तक हुए हैं, सारे एम्स नॉटसेट 1 से लेकर 10 तक के जितने भी पीवाईक्यू इस टॉपिक से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के टॉपिक से बने हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू हमने इस क्लास में तैयार कर रहे हैं। तो सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक नहीं करा तो लाइक कर दें, और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा आपने, तो मेडविज़न एकेडमी का ये प्लेटफ़ॉर्म आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ-साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट की डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक की भी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के जो लिंक में कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी, जिससे आप डायरेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। चलिए आज की क्लास हम चालू करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। यहाँ पे अभी जो एम्स नॉटसेट की तरफ से हमने एक बैच चालू करा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका नाम हमने रखा है रैपिड रिवीजन एम्स नॉटसेट 11 बाय मेडविजन एकेडमी। तो सभी का मेडविजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, और ये नोट सेट एम्स को देखते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज अपन कवर करेंगे, जिसको रोमेटिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। जो किससे रिलेटेड है वो आज पूरा अपन नल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ में इसके पीवाईक्यू जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप लोग सबको ये जो थंबनेल में दिख ही रहा है, ये जो रैपिड रिवीजन की क्लास कौन सी अपनी आज 7वीं क्लास है। आप चाहते हो कि और जो एम्स एंड नोटसेट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आप कोई भी चीज़, हमने यहाँ पे जो आरआर जो क्लास चालू करी है रैपिड रिवीजन एम्स नोटसेट 11 के लिए, उसमें हमने 100 प्लस टॉपिक, जो फर्स्ट क्लास आप हमारी देखोगे उसमें हमने 100 प्लस टॉपिक सेलेक्ट करे हैं। उन टॉपिक के 100 के 100 वीडियो और साथ-साथ में उसके पीवाईक्यू, ये सारी सीरीज़ हम चालू कर रही है। इसका आज अपन ये 7वाँ वीडियो देख रहे हो, और बाकी के 6 वीडियो भी आप देख सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है एम्स नोटसेट में, और अपना स्कोर अपना हाई करने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आप कोई भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टाफ नर्स का कोई एग्ज़ाम हो, सीएचओ का एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड भी ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी अपने सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर या एम्स नॉटसेट की तैयारी करने वाले साथियों को ज़रूर भेजें। और ये जो क्लास होने वाली है वो पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब आपको यूट्यूब पे पहला ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा जिसमें थ्योरी प्लस पीवाईक्यू साथ में करवाया जाएगा। इससे क्या होगा, वो टॉपिक आपके माइंड में पूरी तरह से थ्योरी क्लियर कर दी जाएगी, साथ-साथ में उसके पीवाईक्यू कराए जाएँगे। ठीक है? यहाँ तक सभी के कुछ डाउट हो, अगर आपको इस क्लास के बारे में और कुछ जानकारी आप लेना चाह रहे हो, तो आप इस हमारे जो यूट्यूब के साथ-साथ में जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ से हम डायरेक्ट आप फ़ॉलो करके हमें इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट हो गवर्नमेंट, जिससे आपको साथ-साथ में गवर्नमेंट वैकेंसी के सारे नोटिफ़िकेशन पीसी पे मिल जाएँगे, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और अभी तक यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। आज की जो बीमारी अपने सामने वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। देखो रूमेटिक हार्ट डिजीज़, मोटा-मोटा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का मतलब क्या होगा? क्योंकि इसकी हार्ट डिजीज़ की हार्ट डिजीज़ होता ही क्यों है? इसका नॉर्मल पैथोलॉजी क्या होता है? ये एक क्या है, क्रोनिक हार्ट कंडीशन है। मतलब देखो, क्रोनिक और एक्यूट में आपको सबको पता होना चाहिए। एक्यूट क्या मतलब क्या होता है? कोई भी बीमारी का आगे अगर एक्यूट लिखा होता है तो वो क्या होता है, एक तो सडन एकदम से होती है, और लिमिटेड टाइम के लिए होती है, या अपनी भाषा में अपन इसको लिखेंगे शॉर्ट टाइम के लिए होती है। वो बीमारी क्या कहलाती है? एक्यूट। अगर वही बीमारी क्योर नहीं होती, लंबे समय तक रहती है उस आदमी को, तो आगे जाके क्या हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है और मोर सीवियर हो जाती है आगे जाके। ये बीमारी भी क्या है, एक प्रकार की हार्ट की क्रोनिक डिजीज़ है। कौन-सी डिजीज़ है? ये जो हार्ट है, हार्ट की क्रोनिक डिजीज़। अब होता क्या है, ये जो अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट, जो अपने गले में इन्फेक्शन होता है, गले में जो इन्फेक्शन होता है, गले में या जो खराश होती है, या कह सकते हो गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है,
की वजह से क्या होता है, वो इन्फेक्शन क्या होता है, आदमी जैसे 2 दिन की दवाई ले ली, एंटीबायोटिक खाया, 2 दिन में आराम आ गया, तो वो उस दवाई को पूरी तरह से एंटीबायोटिक पूरे पता नहीं है। इस वजह से वो क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, वो इन्फेक्शन क्या हो रहता है अपने बॉडी में ही या अपने माउथ में ही रहता है, म्यूकोसा में, और वो माउथ में ही वहीं पे रहता है। जैसे ही धीरे-धीरे अपनी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी लो होती है या कह सकते हो कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन वापस से क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है वो, और क्या क्या करता है जाके रूमेटिक फ़ीवर करता है। अब ये होता कहता है जैसे ये क्या करता है बैक्टीरिया जो स्टेप बीटा जो हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो एक प्रकार का एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करता है। कौन-सा करता है? एंडोटॉक्सिन रिलीज़, और एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करता है तो वो टॉक्सिन अपने लिए क्या है, फ़ॉरेन बॉडी है या एंटीजन है। एंटीजन के लिए अपने बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। उस एंटीबॉडी से क्या होता है, बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से उसको अपन क्या कह लेंगे, रूमेटिक फ़ीवर होगा, एक जो डिज़ीज़ करेगा उसको क्या बोलेंगे? रूमेटिक फ़ीवर। जो बुखार आएगा, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाएगा, उसको बोलेंगे रूमेटिक फ़ीवर, जो एक प्रकार का क्या है, ऑटो जो रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ है वो क्या है? ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का मतलब होता है कि अपनी बॉडी अपने खुद को ही नुकसान पहुँचाना, जो सेल्स होती है अपने खुद को ही नुकसान पहुँचाने लग जाती है, उसको अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून डिज़ीज़ सर। अब क्या होता है जो जैसे मान लो किसी के गले में इन्फेक्शन था, थ्रोट इन्फेक्शन तैयार नहीं हुआ या क्योर नहीं हुआ, प्रिवेंशन नहीं हुआ पूरी तरह से, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या बन गया, रूमेटिक फ़ीवर। और रूमेटिक फ़ीवर आगे जाके क्या क्या करता है, जो अपने वो जो हार्ट होते हैं, हार्ट के जो वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व, ये जो 4 वाल्व होते हैं, इन चारों वाल्वों में क्या कर देता है, वाल्व को क्या करने लग जाता है, आगे जाके डैमेज कर देता है। क्या कर सकते हो, इसमें स्टेनोसिस हो जाता है। क्या होता है? मतलब जो वाल्व की साइज़ होती है वो धीरे-धीरे कम कर देता है। इसकी वजह से ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो जाती है, और वाल्व जब इन्वॉल्व हो जाता है तो ये बीमारी क्या कहलाती है, रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ कहलाती है, या अपनी भाषा में कह सकते हो हार्ट के वाल्व से रिलेटेड डिज़ीज़ है। किससे रिलेटेड है? हार्ट के वाल्व जितने होते हैं उनसे रिलेटेड है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट स्लाइड अपन ले रहे हैं, वो है कारण क्या-क्या है। देखो रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ है अपने पास आरएचडी। आरएचडी के कारण क्या-क्या है? किसकी वजह से होता है, ये अभी आपने पढ़ा था। ये क्या होता है, कॉज्ड बाय अनट्रीटेड थ्रोट इन्फेक्शन विथ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ये एक प्रकार का मोस्ट कॉमन यहाँ से सवाल आता है कि जो आरएचडी होती है उसका मौजूद पॉजिटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट क्या है या किसकी वजह से होता है? ये जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसमें ये रहता है, और ये क्या करता है, अनट्रीटेड थ्रोट इन्फेक्शन ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब ये बैक्टीरिया अपने कहाँ रहता है, माउथ में, थ्रोट में रहता है। कहाँ रहता है? थ्रोट में। और थ्रोट में इन्फेक्शन पूरी तरह से क्या नहीं कर पाता, ट्रीटमेंट उसका क्या रहता है, अधूरा रह जाता है। ट्रीटमेंट क्या रहता है, नॉट क्योर, पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। जैसे एंटीबायोटिक डॉक्टर ने 10 दिन की लिखी, 2 दिन की एंटीबायोटिक लेकिन उसको ख़त्म कर देते हैं, हाँ, भी हो गया। क्या होता है, जब ये जो अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकस है, ये जाके क्या करता है, रूमेटिक फ़ीवर करता है। रूमेटिक फ़ीवर करता है, और रूमेटिक फ़ीवर से आगे जाके क्या होता है, जो अपने रूमेटिक फ़ीवर के साथ में ये वो जो बीमारी आगे जाके बॉडी एक ऑटो इम्यून रिएक्शन पैदा करती है। कौन-सी रिएक्शन पैदा करती है? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बाय मिस्टेक। मतलब बॉडी को यूँ लगता है कि अपने बॉडी में क्या कर रहा है, कोई ना कोई इन्फेक्ट जो एंटीबॉडी ने कोई अटैक करा। इसकी वजह में बॉडी क्या कर बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनता है? और इसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑटो इम्यून रिएक्शन पैदा हो जाता है। ऑटो इम्यून मतलब खुद की रक्षा करने के लिए। तो क्या करती है बॉडी, अपनी जो खुद की सेल्स होती है, उसको भी डैमेज करने लग जाती है। जैसे जो हार्ट का वाल्व है, हार्ट के वाल्व में क्या रहता है, तो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व है। अब इसमें क्या हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, या यहाँ की सेल्स होती है वो डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, या आप कह सकते हो वाल्व में कोई डिस्फंक्शन होने की वजह से धीरे-धीरे यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेनोसिस। ठीक है, वाल्व का जो अंदर से ल्यूमेन होता है या डायमीटर वो धीरे-धीरे कम होने लग जाता है, और वाल्व डैमेज होने की वजह से जो बीमारी होती है वो क्या कहलाती है, आरएचडी, रोमेटिक हार्ट डिजीज़। अब देखो यहाँ से एक एमसीक्यू और बनता है, यहाँ से कितने एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू तो क्या बना, अनट्रीटेड थ्रोट इन्फेक्शन, एमसीक्यू ये बना। फिर वो किसका इन्फेक्शन होता है, यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू बना। तीसरा क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है,
यहाँ से एमसीक्यू बन गया। तो होता है एमसीक्यू आता है कि जो हार्ट के 4 वाल्व होते हैं, उन वाल्व में सबसे मोस्ट कॉमन इफेक्टेड या कह सकते हो इफेक्ट कौन से वाल्व पे पड़ता है, वो अपना आता है एमवी या मिट्रल वाल्व, या अपन मिट्रल वाल्व को क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व, या बोलेंगे लेफ्ट ईवी वाल्व। देखो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं आपको मिट्रल वाल्व भी दिया जाएगा, इस जगह क्या दे सकता है, लेफ्ट एवी वाल्व भी दे सकता है, बाइकस्पिड वाल्व भी दे सकता है। क्लियर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एवी वाल्व भी इसको बोलते हैं और बाइकस्पिड वाल्व भी इसी को बोलेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड अपनी है, नेक्स्ट स्लाइड अपनी क्या है, कॉमनली इफेक्टेड वाल। यहाँ से सवाल आता है, सबसे जो मोस्ट कॉमन पहला है वो होता है मिट्रल वाल, दूसरा होता है एओर्टिक वाल, और उसके बाद में क्या हो सकता है, या तो ये दोनों हो जाते हैं या दूसरा कोई भी एक साथ 2 या 3 वाल इन्वॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन यहाँ से सवाल आता है आपको, फर्स्ट मोस्ट कॉमन अगर लिखा रहता है तो अपने को कौन सा वाल करना है, मिट्रल वाल। फर्स्ट मोस्ट कॉमन अगर पूछे तो मिट्रल वाल, और सेकंड मोस्ट कॉमन ऐसा सवाल आ जाए कि भाई आरएचडी की वजह से जो सेकंड मोस्ट कॉमन वाल कौन सा अफेक्टेड होता है, तो अपने को यह ना एओर्टिक वाल। क्यों होता है, अब देखो होता क्या है, जैसे बॉडी में मान लो ये अपने हार्ट में 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर है, चारों चैम्बर में क्या है, एक वाल्व वहाँ होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट साइड में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। एक बाइकस्पिड वाल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व या इन्फेक्शन हुआ या इंटेक्ट हुआ तो यहीं से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है, और यहीं से क्या बनता है, एओर्टिक वाल्व। यहीं एओर्टिक वाल्व, और ये मिट्रल वाल्व, और यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहीं से एक वाल्व निकलता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। लेफ्ट साइड में या राइट साइड में तो कौन सा वाल्व होता है, राइट एवी जो वाल्व होता है, राइट एवी वाल्व होता है वो कौन सा होता है, पल्मोनरी। और राइट एवी वाल्व किसको बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व को। लेफ्ट एवी वाल्व किसको बोलेंगे, मिट्रल वाल्व को। मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वाल्व को क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। तो 2 कस्प होते हैं, या बोल सकते हो लेफ्ट एवी वाल्व। यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, यहाँ का डैमेज हुई सेल, तो जो सबसे पास में नियरेस्ट कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन यही है। के बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है, एवी वाल्व और एओर्टिक वाल्व पास, इसलिए जो सेकंड मोस्ट कौन सा हो अपना, एवी वाल्व। या फिर क्या हो सकता है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एक साथ हो गए, या ये दोनों एक साथ हो गए, या पल्मोनरी वाल्व भी इफेक्ट हो गए। कुछ भी ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट के वाल्व इफेक्ट होते हैं, रोमेटिक हार्ट डिजीज बन जाएगी। अब अपने पास आया नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम क्या क्या होंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है साइन एंड सिम्टम क्या क्या होने वाला है। देखो जो साइन एंड सिम्टम होने वाले हैं इसके आरएचडी के, आरएचडी रोमेटिक हार्ट डिजीज के क्या क्या होता है। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ से अपन समझते हैं। तो मान लो ये जो हार्ट का राइट साइड का हिस्सा है, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे कौन सा वाल था, बाइकस्पिड वाल। क्या होगा, यहाँ से ये वाल क्या हो जाता है, डैमेज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, मिट्रल स्टेनोसिस हो जाता है। मिट्रल स्टेनोसिस मतलब वाल की, जितनी वाल की जो अंदर की चौड़ाई होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितना ब्लड हो वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर यहाँ पे वाल कम होता है तो क्या होता है, बॉडी में भी क्या नहीं पहुँचता है, तो क्या नहीं पहुँचता है हार्ट में। यहाँ नहीं पहुँचने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे डैमेज होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, तो हार्ट जो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा कहाँ रहेगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ रहेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, एलएचएफ भी है ये एक तरह का। पल्मोनरी सर्कुलेशन में होने की वजह से वहाँ क्या हो जाता है, पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से नहीं होता है, और आदमी को क्या रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। उसके साथ साथ बॉडी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी बॉडी या सेल्स में नहीं पहुंचेगी तो आदमी को क्या होगा, जल्दी थकान आ जाएगी। ये हाइपोपरफ्यूजन जो अपने इससे पहला जो टॉपिक हुआ था, हाइपोक्सिया होता है अगर सेल्स में या टिश्यू में, तो वहाँ पे क्या रहती है, एनर्जी लेवल कम रहती है, ऑक्सीजन कम रहने से सेल डेथ हो जाती है, और उसकी वजह से आदमी को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। या कह सकते हो इसकी वजह से लैक्टिक एसिड है वो ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से भी फटीग होता है। अब होता है उसको क्या रह सकता है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे डैमेज हुआ
तो क्या हो सकता है उसको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होएगा, साथ में पाल्पिटेशन होगा उसको, मतलब उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, धक 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 ऐसा जो पाल्पिटेशन की धड़कन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि उसको ऐसे सुनाई देगी अपन जब उसका पाल्पिटेशन उसको समझ देखते हैं स्वेलिंग ऑफ लेग और इडीमा। अब क्या होता है कि इडीमा भी हो सकता है उसको, क्या हो सकता है उसके फेफड़ों में क्या आ जाती है, जैसे ये फेफड़ों में ये इन्फेक्शन था या फिर जैसे कह सकते हो पल्मोनरी एडिमा में कहाँ सूजन आई पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो स्वेलिंग ऑफ लेग। स्वेलिंग ऑफ लेग का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में जब सर्कुलेशन में या कोई इफेक्ट आ गया तो बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या नहीं होगा, ब्लड जाएगा नहीं, और ब्लड कहाँ इकट्ठा हो रहा है, वेनस जो सिस्टम होता है उसमें ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा। इस कंडीशन में जो बॉडी में जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से जो पैर होते हैं, लेग होता है, वहाँ पे क्या है लेग्स में स्वेलिंग आने लग जाएगी। इन सीवियर केस अगर मान लो बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है, टाइम पे उसका रिपेयर नहीं होता, उस कंडीशन में क्या हो जाता है हार्ट फेलियर कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपना आता है डायग्नोसिस। अपन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में कौन-कौन सा डायग्नोसिस करेंगे जिससे अपन को कन्फ्यूजन देखो यहाँ से एक सबसे मोस्ट कॉमन एमसीक्यू यहीं से बनता है कि मोस्ट कॉमन या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर आरएचडी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट कौन-सा होता है वो है इको। इको क्या करता है वाल्व होता है हार्ट की फंक्शन को चेक करने के लिए इको की जाती है। यहाँ पे वाल्व इफेक्ट होगा पता चल जाएगा तो इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है इकोकार्डियो के बाद में ईसीजी हो जाएगी। उसके बाद ईसीजी मान लो अगर कोई एमआई से रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कुछ फंक्शन होता है, उसमें कोई दिक्कत आई, तो वो कंडीशन में क्या कहलाती है? ईसीजी अपन चेक करेंगे, साथ-साथ में जो हार्ट से रिलेटेड कौन-सा चेस्ट एक्स-रे भी अपन करेंगे, जिससे पल्मोनरी कोई जो लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट हार्ट फेलियर या कह सकते हो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है या पल्मो एडिमा हो गया पल्मोनरी, वो भी चेस्ट एक्स-रे में क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर। उससे क्या करेंगे जब अपन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, तो अगर वो उसके थोड़े टाइम पहले रूमेटिक फीवर अगर हुआ है या थ्रोट इन्फेक्शन कुछ हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन ओल्ड जो अगर उसको हुआ है हिस्ट्री में, तो अपन पता लगा सकते हैं कि उसको भाई क्या हुआ है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बन गया। नेक्स्ट अपन कहेंगे ट्रीटमेंट। देखो ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है, एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस बीटा या कह सकते हो जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, मोस्ट कॉमन ये इसका है। अब ये इसमें क्या होता है जब अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो कौन सी दवाई देती है एंटीबायोटिक, कौन सी पेनिसिलिन या क्या क्या करेगी प्रिवेंट रिकरेंस, जो वापिस से उसको बार बार इन्फेक्शन होने से रोकेगी। इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो गई। नेक्स्ट उसको क्या देंगे डाययूरेटिक, अगर मान लो उसमें स्वेलिंग वगैरह आ रही है कहीं पे बॉडी में या उसको इडीमा का कोई शिकायत है लेग वगैरह में, तो अपन डाययूरेटिक दे देंगे। वाल रिपेयर और रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन जो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या है भैया, तो वाल का रिपेयर हो जाता है, इसको अपन वाल्वो प्लास्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्वो प्लास्टी रिपेयरमेंट, या पूरी तरह से क्या करते हैं वाल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जिसमें पूरा का पूरा कृत्रिम वाल ला के लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है वाल की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रिवेंशन देखो कभी भी ध्यान रखना, प्रिवेंशन या इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो क्या होता है कि जो ये जो इसका मेन पॉजिटिव एजेंट है, को मेन कोज होता है, वो कोज क्या है? का जो मेन कोज है वो क्या है भाई? मेन कोज इसका क्या है? स्टार्टिंग में पढ़ा था थ्रोट इन्फेक्शन, वो जो तैयार नहीं हुआ पूरी तरह से वो थ्रोट इन्फेक्शन क्या कर लेता है आगे जाके रूमेटिक फीवर करता है, और रूमेटिक फीवर क्या कर देता है रूमेटिक हार्ट डिजीज कर लेता है। क्लियर? यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन को अपना पहला प्रायोरिटी रहेगी प्रिवेंशन की, कि अगर मान लो उसको अर्ली अगर कोई ट्रीट उसको जितना जल्दी होकर उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया जाए, उस थ्रोट इन्फेक्शन का अगर पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा तो वो आगे जाके नहीं बनेगी, या फिर उसको लॉन्ग टाइम तक पेनिसिलिन प्रोफिलैक्सिस के रूप में देना। जैसे अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और थ्रोट इन्फेक्शन सही भी होगा, फिर भी जितनी जो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वो पूरी की पूरी दवाई उसको एज ए प्रोफिलैक्सिस मतलब बीमारी से बचाने से पहले जो देखो, एक तो होता है थेरेपेटिक डोज, एक होता है प्रोफिलैक्सिस डोज। थेरेपेटिक डोज क्या होता है कि बीमारी हो गई और उस बीमारी को सही करने के लिए जो डोज होती है उसको थेरेपेटिक डोज कहते हैं।
अगर मान लो बीमारी नहीं है और होने का चांसेज है, उसकी रिस्क को कम करना है पहले से, तो उसको जो दवाई देते हैं उसको प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। प्रोफाइलैक्सिस जैसे विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम चलता है, विटामिन ए की दवाई पिलाती है किसके लिए? आँखों की बीमारी को बचाने के। अब उसका क्या लेना लास्ट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको रेगुलर उसका फ़ॉलो अप लेना है। फिर यहाँ तक तो अपना हो गया रूमेटिक हार्ट डिजीज़ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर उसमें कुछ भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके या हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बता सकते हो। अब अपन स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, जो नोट से फर्स्ट लेके 10 में बार-बार रिपीट होने वाले रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के सवाल हैं। अब देखो फर्स्ट सवाल है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय। तो स्टार्टिंग में मैंने पूरी तरह से बताया था कि जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ किसकी वजह से होता है, फटाफट ये कमेंट करके बताओ। पहला आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियंस, दूसरा कोई वायरल मायोकार्डाइटिस की वजह से, तीसरा अनट्रीटेड ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी कमेंट करके बताओ जिसका ये राइट आंसर क्या होगा, इसका कमेंट करके बताओ। मैंने अच्छे से अभी आपको समझा दिया कि जो आरएचडी है वो किसकी वजह से होता है। अगर आपने अभी क्लास तुरंत देख रहे हो और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आरएचडी के लिए अभी और अपन एक बार रिपीट रिवीजन और करेंगे लास्ट में। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का मोस्ट कॉमन कॉज़ क्या है? वो आपको बताना है। स्टेफाइलोकोकस तो होगा ही नहीं। अपने पास क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस था। स्ट्रेप्सिल नाम सुना आपने? ये याद रखने का तरीका क्या है? स्ट्रेप्सिल आती है ना गले की खराश को मिटाने के लिए। गले की खराश को मिटाने के लिए अपन स्ट्रेप्सिल खाते कि नहीं आते? उसी से क्या है स्ट्रेप वो किसके लिए है? स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, जिसको अपन फेरेंजाइटिस बोलते हैं। अगर वो क्या हुआ अनट्रीटेड है, मतलब उसको क्या नहीं है पूरी तरह से ट्रीटमेंट प्योर नहीं हुआ पूरी तरह से वो, तो वो आगे जाके क्या कर देता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कर देता है। टीबी की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वायरल होगा नहीं। और स्टेफाइलो नहीं होता, वो कौन-सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकल होता है। तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला? सी। किस-किसके राइट आंसर सी हुआ जल्दी कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट नंबर पे आता है नेक्स्ट पीवाईक्यू। व्हिच हार्ट वाल्व इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट इन रूमेटिक हार्ट डिजीज़? जल्दी कमेंट में, बहुत ईज़ी सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन जो सवाल है ये, जो बार-बार रिपीट होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए मोस्ट कॉमन वाल्व कौन-सा होगा जो अफेक्टेड होगा? तो हार्ट के जो 4 मैंने वाल्व बताए थे, ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड, यहाँ होता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड यहीं से एक वाल्व निकलता है एओर्टिक और यहाँ से निकलता है पल्मोनरी। तो चारों में से मोस्ट कॉमन वाल्व कौन-सा है? जल्दी कमेंट करके बताओ। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में मोस्ट कॉमन वाल्व कौन-सा होता है? वो कमेंट करना है अपने को। तो ट्राइकस्पिड वाल्व अपन का होता है राइट साइड में, पल्मोनरी वाल्व और मिट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व। देखो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है वो तो कौन था? एओर्टिक। फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है वो है मिट्रल वाल्व। ये अपने को याद रखने पड़ेगा। मोस्ट कॉमन जो वाल्व होता है फर्स्ट नंबर पर वो है मिट्रल वाल्व। नेक्स्ट नंबर पे आता है व्हिच इन्वेस्टिगेशन इज़ कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग वाल्वुलर डैमेज इन आरएचडी? मतलब एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का मरीज़ है, उसको क्या है आपको चेक करना है या कौन-सा ब्लड या कौन-सा एक इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट, कौन-सा इन्वेस्टिगेशन गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट को बताना जल्दी से। मैंने स्टार्टिंग में जब थ्योरी में अपने को पढ़ा है तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन-सा टेस्ट अपन मोस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन-सा है या सबसे यूज़फुल। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है यूज़। इससे अपन पता लगा सकते हैं कि जो
आरएचडी के पेशेंट में कितने वाल्व होते हैं हार्ट के वो डैमेज हुए हैं। वाल्वुलर डैमेज को पता लगाने के लिए कौन सी जांच करेंगे? जल्दी कमेंट। एक्सरे में वाल आ जाएंगे या ईसीजी से आ सकते हैं या इकोकार्डियोग्राफी या कार्डियक एंजाइम? जल्दी कमेंट करके बताओ। तो चेस्ट एक्सरे मेनली करते हैं फेफड़ों के लिए, या फिर उसके बाद में हार्ट में कुछ हाइपरट्रॉफी वगैरह हो गई तो अपन चेस्ट एक्सरे कर सकते हो। ईसीजी क्या करते हैं? एमआई वगैरह में करते हैं मोस्टली, या कह सकते हो हार्ट की जो मायोकार्डियल टिश्यू में कोई डैमेज हो गया तो अपन क्या करेंगे? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेक करने के लिए ईसीजी करते हैं। इकोकार्डियोग्राफी किसके लिए करते हैं? इकोग्राफी मतलब हार्ट का जो फंक्शन है, हार्ट अंदर के वाल, ब्लड सप्लाई इधर से उधर पूरी तरह से हो रही कि नहीं हो रही है, हार्ट के चैम्बर का, हार्ट के वाल्व का, या हार्ट की जो आर्टरी, जो एओर्टा वगैरह, इनकी जो अंदर से जो स्ट्रक्चरल या कह सकते हो फंक्शनल अपन जांच करते हैं उसको बोलते हैं इको। एक प्रकार की क्या है? यूएसजी है हार्ट की। ये वाली जो मशीन भी इसकी यूएसजी जैसी होती है, बस छोटी सी मशीन होती है लैपटॉप जैसी, जिसको इको मशीन बोलते हैं। और इको अपने इसमें जो टेस्ट होने वाला है वो कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। चेस्ट एक्सरे होगा, ईसीजी होगा, इकोकार्डियोग्राफी होगा, या कार्डियक डैमेज होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है सी, इकोकार्डियोग्राफी। देखो हार्ट की जो फंक्शन, हार्ट के वाल का फंक्शन चेक करने के लिए टेस्ट कौन सा करेंगे? इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट आता है कि विच ऑर्गेनिज्म इज, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर? मतलब रूमेटिक फीवर के लिए जो कारण कौन सा है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट ही, मतलब कौन सा जो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे? वाहक कह सकते हो, या बैक्टीरिया या वायरल, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से रूमेटिक फीवर होता है, वो अपने को पूछा गया है। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है वो क्या कर, कौन सा बैक्टीरिया करता है, और वो जाके क्या कर देता है? रूमेटिक फीवर कर देता है, और रूमेटिक फीवर जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज़ करता है। तो अभी जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा होगा राइट आंसर? ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस, दूसरा हिस्टीरिया कोलाई, तीसरा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस, या क्लेप्सिला। इन चारों में से मोस्ट जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो आरएचडी होने के चांसेस किसकी वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया अपन, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या कौन सा पैथोजन वो क्या करता है? अब अपने को ये तो पता ही है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, तो बैक्टीरिया कौन सा है इसमें? ये बताओ फटाफट, जल्दी कमेंट करो। स्टार्टिंग में मैंने बताया था अनट्रीटेड थ्रोट इन्फेक्शन, ये हमेशा याद रखना। तो थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। ये क्या करता है आगे जाके? रूमेटिक फीवर करता है, और रूमेटिक फीवर से रूमेटिक हार्ट डिजीज जाते हैं, वाल डैमेज हो जाते हैं और रूमेटिक हार्ट डिजीज। राइट आंसर अपना क्या है? ए। किसके राइट हुआ? जल्दी कमेंट करके थंब इम्प्रेशन जरूर दे दें। नेक्स्ट नंबर पे अपना सवाल है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज की जो कॉम्प्लिकेशन हो। अब देखो ये अपना पैथोफिजियोलॉजी, अगर आपने अगर स्टार्टिंग में रूमेटिक हार्ट डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी अगर पढ़ी है, पैथोफिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ी है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा। रूमेटिक हार्ट डिजीज का किसका कॉम्प्लिकेशन है? मतलब ये नहीं पूछा हुआ है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज का क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ये नहीं है। रूमेटिक हार्ट डिजीज खुद किसका कॉम्प्लिकेशन है? इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ, मतलब इन चारों में से कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज हुआ है? जल्दी कमेंट। हाइपरटेंशन से हुआ है, रूमेटिक फीवर से हुआ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से हुआ है? जल्दी कमेंट कर। मैंने पैथोफिजियोलॉजी आराम से आपको बताई थी, बहुत 3-4 बार अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर दिया। और आपको ये जी अगर नर्सिंग ऑफिसर एम्स में आपको सेलेक्ट होना चाहिए, तो ये आरएचडी तो यूँ मान के चलो इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपको प्री और मेंस में मिलने ही मिलने हैं। ये वाला टॉपिक आपको ऐसे छोड़ना नहीं। नेक्स्ट क्या होगा फिर? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को हमेशा याद रखना। आपने तो पढ़ा था कि जो गले का इन्फेक्शन था, उस इन्फेक्शन से क्या हुआ था? अनट्रीटेड, मतलब अगर कोई ट्रीटमेंट उसका हुआ नहीं है गले का इन्फेक्शन का, वो जाके क्या कहलाता है? रूमेटिक फ़ीवर कर देता है। और रूमेटिक फ़ीवर क्या कर देता है? हार्ट के वाल डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आगे जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बन जाती है। ये वाला आपने पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें कौन-सा है ऑप्शन सही होगा? हाइपरटेंशन ए, बी रूमेटिक फ़ीवर, तीसरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, चौथा इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस। राइट आंसर अपना क्या है भई? राइट आंसर है बी, रूमेटिक फ़ीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 6 नंबर पे क्वेश्चन है। एक 12 साल का लड़का है, 12 ईयर ओल्ड हैज़ फीवर, उसको क्या है? फीवर है। और माइग्रेटरी जॉइंट पेन, उसको जितने भी
एक मतलब जॉइंट माइग्रेशन का मतलब होता है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट्स में पेन जाता रहता है, अंगुलियों से, कलाई से, कोहनी में, सब जगह से कह रहे हो कि जो नेक्स्ट जॉइंट आता है वो माइग्रेटरी जॉइंट पेन बोलते हो। हिस्ट्री ऑफ अनट्रीटेड सोर थ्रोट मतलब उसको 3 वीक पहले क्या हुआ था, गले में सोर थ्रोट हुआ था जिसको फेरेंजाइटिस अपन बोलेंगे। विच कॉम्प्लिकेशन इज द नर्स मोस्ट कंसर्न अबाउट? जल्दी कमेंट। मतलब एक पेशेंट है 12 साल का, उसको क्या हो रहा है अभी, फीवर हो रहा है। फीवर के साथ-साथ में उसको क्या हो रहा है, जॉइंट पेन है और उसको क्या है, सोर थ्रोट, वो क्या है, अनट्रीटेड है। ये अपना डायग्नोसिस हो गया यहाँ पे और 3 वीक पहले से। तो उसको क्या बीमारी होने के चांसेस होगी, वो वाला जो अपना मेन टॉपिक ही वही है भई। तो राइट आंसर अपने इसमें क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ ये सारा, या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होता है या पेरिकार्डाइटिस में होता है? जल्दी कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करो। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ये चीज़ें होती है क्या, फीवर, माइग्रेटरी जॉइंट पेन या अनट्रीटेड, या अपने को ये लाइन पकड़नी है हमेशा। इसकी वजह से आगे जाके क्या बना था, रूमेटिक फीवर बना था। और रूमेटिक फीवर से कौन सी बीमारी बनती है वो बताना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा क्या? नहीं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये चीज़ होगी, थ्रोट इन्फेक्शन से। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, जो हार्ट की जो बाहर की कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बोलता है पेरिकार्डाइटिस। क्लियर? इसमें राइट आंसर अपना क्या है, इसमें राइट आंसर क्या है, बी होने वाला। रूमेटिक हार्ट डिजीज, रूमेटिक फीवर क्या करता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज कहलाता है। और अनट्रीटेड, अनट्रीटेड थ्रोट इन्फेक्शन अनट्रीटेड है, मतलब उसका इलाज नहीं हुआ है, तो आगे जाके वो क्या कर सकता है, रोमेटिक फीवर कर देगा। रोमेटिक फीवर से क्या हो सकता है उसको, रोमेटिक अर्थराइटिस हो। ना लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया है 7 नंबर पे, एक पेशेंट है जिसको क्या है, रोमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस है। देखो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, रूमेटिक मिस्टल स्टेनोसिस भी क्या कहलाएगी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। बस हार्ट की प्रॉपर लोकेशन, जैसे मान लो ये अपना हार्ट अपन यहाँ एज है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये अपना हो गया। तो मान लो कि ये जो एरिया हो रहा है वो क्या हो, कौन सा हो रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और यहाँ से एक जो दोनों से बीच में जो वाल होता है वो वाल कौन सा होता है, बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल को क्या बोलते हैं अपन, मिट्रल वाल। और मिट्रल वाल क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेनोसिस हुआ है। जैसे मान लो कि ये वाल है, बाइकस्पिड का मतलब इसमें 2 कस्प होंगे और ट्राइकस्पिड का मतलब होता है इसमें 3 कस्प होते हैं, तो ये ट्राइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड का मतलब 2 कस्प होंगे, 2 कपाट होंगे। कस्प का मतलब क्या होता है, बाइकस्पिड का मतलब 2 कपाट, द्विकपाटी जो वाल होता है कपाट। कौन सा वाल, द्विकपाटीय वाल। अब क्या होता है, ये जो कपाट खुलता है नॉर्मल अपनी भाषा में, जैसे ही वाल या नीचे की तरफ खुलेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाल्व खुलता है ना, ये जो अंदर का जो डायमीटर होना चाहिए वो डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या कह सकते हो इसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। मतलब जैसे मान लो ये नली है, यहाँ से इतना ब्लड निकलना चाहिए, इतना ब्लड लाइफ ट्रिपल में आता है, वो इतना नहीं आ पाता है, उसको कहते हैं स्टेनोसिस। ये कंडीशन होती है कि जैसे हार्ट का वाल्व खुला, यहाँ से ब्लड आया, ऊपर से हार्ट का वाल्व खोला, हार्ट वापस से जैसे-जैसे ये चैम्बर बढ़ता है, जैसे यहाँ से ब्लड आया और ये चैम्बर बढ़ता है, तो हार्ट पूरी तरह से वापस क्लोज़ नहीं हो पाता, हार्ट के वो जो कपाट क्लोज़ नहीं होते, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, हार्ट ब्रेक फ्लो करता है, उसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन। ये अपन वाल्वुलर डिसीजन में पढ़ देंगे। अपने पास यहाँ पे सवाल है कि मिट्रल स्टेनोसिस क्या कर रहे हैं? अब मान लो ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसको क्या हो रहा है, इस बीमारी आरएचडी की वजह से उसको क्या हो रहा है भई, जब भी वो या देखो क्लीम्बिंग स्टार का मतलब है कि वो जब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसको साँस लेने में दिक्कत हो रही है। ये अपने को साँस लेने में क्या हो रही है, उसको प्रॉब्लम आ रही है। उस कंडीशन डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो नर्स शुड असेस, सबसे पहले एज ए नर्स, एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करोगे? तो ये तो समझ में आ गया ना, स्टेनोसिस। अब देखो
उस जैसे ये बीमारी थी, उस बीमारी वाला आदमी क्या करता है, जब भी सीढ़ियाँ चढ़ता है उसको डिस्निया होता है बहुत ज़्यादा। तो कह सकते हो डिस्निया ऑन एक्सर्शन वो भी चीज़ अपन जो इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्पटम भी है। अपना फर्स्ट एड नर्स अपन क्या चेक करेंगे, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन करेंगे, हेयर हेयर कलर चेक करेंगे, स्किन ट्रिगर करेंगे या विज़न करेंगे। देखो विज़न का और स्किन कलर का, हेयर कलर का कोई मतलब ही नहीं, अपने पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन और स्किन ट्रिगर। राइट आंसर कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो जल्दी। राइट आंसर क्या होगा? देखो डिस्निया हो रहा है मतलब उसको क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है? और ऑक्सीजन की कमी होती है, वो चेक करने के लिए अपन क्या चेक करते हैं, एसपीओ2 चेक करते हैं। एसपीओ2 किससे चेक होती है? पल्स ऑक्सीमीटर से, जिसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन। तो एसपीओ2 मतलब सैचुरेटेड ऑक्सीजन है, तो क्या चेक करेंगे अपन? ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपन ये देखो टीचिंग हेल्थ एजुकेशन वाला सवाल 100% 2-4 सवाल पूछे जाएँगे। ज़रूरी नहीं है एक बीमारी, कोई भी बीमारी से पूछ। नर्स इज टीचिंग ए पेशेंट विथ रूमेटिक हार्ट डिजीज। एक नर्स है, वो क्या कर रही है, एक पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे रही है, टीचिंग करवा रही है। मतलब टीचिंग का मतलब ये नहीं कि उस क्लास में बिठा कर पढ़ाना है, टीचिंग का मतलब होता है हेल्थ एजुकेशन देना बीमारी के बारे में। टीचिंग अबाउट लॉन्ग टर्म बेंजाथाइन पेनिसिलिन इंजेक्शन, मतलब जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन काम आता है रूमेटिक हार्ट डिजीज में, पेनिसिलिन, वो इंजेक्शन के बारे में मतलब उसको बोल रहे हैं कि लंबे समय तक, जैसे आपके पास एक मरीज आया हॉस्पिटल में, तो आप उसको बोलोगे भाई यार आपको लंबे समय तक ये इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, जितने दिन डॉक्टर ने लिखा उसको लॉन्ग टर्म जो बेंजाथाइजिन पेनिसिलिन इंजेक्शन उसको लगना है। तो पेशेंट पेशेंट जब ये चीज़ आपने उसको बोली तो पेशेंट क्या बोल रहा है, आई फील फाइन नाउ, तो आई कैन स्टॉप देम। द बेस्ट नर्सिंग रेस्पॉन्स क्या है? मतलब उसको जब अपन पेनिसिलिन के बारे में बता रहे होते तो मरीज़ क्या कहता है, "अभी मैंने 2-3 दिन दवाई मैंने ली, अब उसको मेरे को एकदम अच्छा फ़ील हो रहा है, तो अब मैं आई कैन स्टॉप, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, दवाई बंद कर सकता हूँ क्या?" तो ये जो नर्सिंग ऑफ़िसर आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? मतलब अपनी नॉर्मल सी भाषा में, आप एक नर्सिंग ऑफ़िसर, आपके पास एक पेशेंट है रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ का और आपने उसको दवाई दी, साथ-साथ में अपन को उसको हेल्थ एजुकेशन देना है, एंटीबायोटिक थेरेपी के बारे में, आईवी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दिया जाता है। अब वो मरीज़ अपने को क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को अभी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं अब दवाई आके बंद कर दूँ क्या? तो इस टाइम आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर उसको क्या बताना है? वो कमेंट करके बताओ, राइट ऑप्शन क्या होगा? स्टॉप इफ देयर इज़ नो फीवर। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भाई बंद कर देना अगर बुखार नहीं हो तो। दूसरा कह रहा है कि कंटिन्यू एज प्रेस्क्राइब टू प्रिवेंट रिकरेंट रूमेटिक फीवर। इस मतलब उसको कहना भई तू कंटिन्यू रख ये दवाई। तीसरा कह रहा है टेक ओनली व्हेन थ्रोट पेन अकर, या जब तेरे गले में दर्द हो तब ले लेना। टेक ओनली बिफोर सर्जरी, या जब तेरी सर्जरी कब कोई करवाए ऑपरेशन उससे पहले ले लेना। तो एज में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा अगर आप नर्सिंग, मतलब आपको ये चीज़ का नॉलेज है कि नहीं, नर्सिंग ऑफिसर का नॉलेज असेस करने के लिए ये सवाल आता है और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड सवाल आता है, तो क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। देखो उसको स्टॉप तो करनी ही नहीं है, या जब उसका पेन होता है तब लेगा नहीं। राइट आंसर क्या होने वाला है? बी, कंटिन्यू एज पर। जैसे डॉक्टर ने अगर 20 दिन की लिखी है तो 20 दिन की, 10 दिन की लिखी है तो 10 दिन की। क्योंकि ये क्या करता है, जो प्रिवेंट मतलब बचाता है रिकरेंट रूमेटिक फीवर, मतलब वापस उसको रूमेटिक फीवर नहीं हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जो अगर थ्रोट इन्फेक्शन अगर सही नहीं होता है तो उसको क्या होता है, रूमेटिक फीवर वापस होने के चांसेस रहता है। अगर पूरी तरह से एंटीबायोटिक लेगा तो वो रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 9 नंबर पे सवाल आ रहा है, एक पेशेंट है विथ रूमेटिक हार्ट डिजीज बाइलेटरल एंकल एडिमा। मतलब क्या हो रहा है, एंकल जो एडिमा हो रहा है उसको क्या हो रहा है, पैरों में जो एंकल है वहाँ पे क्या हो रहा है, सूजन आ रही है, एडिमा हो रहा है। एडिमा का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होने लग गया। एंड एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर, जो जो जेवीडी होता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन या जुगुलर वेन प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जाता है। तो कैरोटिड यहाँ पे जो अपने आर्टरी निकलती है गले के यहाँ पे जुगुलर वेन वो क्या हो रही है, स्टैंडर्ड है। फाइंडिंग इंडिकेट कौन सा हार्ट फेलियर हुआ उसको, राइट साइड हार्ट फेलियर हुआ, अस्थमा हुआ, या कह सकते हो न्यूमोनिया हुआ, या लीवर सिरोसिस हुआ। किसकी वजह से उसको ये सूजन आ रही है, जुगुलर वेन प्रेशर एलिवेटेड हुआ है, या जुगुलर वेन डिस्टेंशन हुआ है, और साथ साथ में एंकल इडिमा हुआ है। देखो अपने को अगर नॉर्मल सी भाषा में पूछे, हार्ट फेलियर के बारे में ये सवाल है और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हुआ, तो मैंने हमें बहुत ईज़िली मैंने एक तरीका है याद करने का। अगर लेफ्ट साइडेड का हार्ट फेलियर होता है
तो हमेशा किससे जो रिलेटेड सिम्पटम आएँगे, लंग्स से रिलेटेड। राइट साइड का हार्ट फेलियर होता है, तो उसमें हमेशा बॉडी से रिलेटेड कोई भी सिम्पटम देखने को, बॉडी से रिलेटेड मतलब कहीं पे बॉडी में कहीं सूजन आ जाएगी, या कोई ऐसी बॉडी में जैसे जुगलर वेन डिस्टेंस, ये चीज़ें दिखने लग जाती है, तो वो कौन सा हार्ट फेलियर है, राइट साइड हार्ट होता है। क्यों है, ये भी मैंने बहुत बार डिस्कशन इसका कर लिया है। देखो, अगर ये चीज़ें क्यों हो रही है, वेनस वगैरह या फिर एडिमा क्यों हो रहा है, होने का रीज़न क्या है? जैसे मान लो ये वाला चैम्बर है राइट साइड, मान लो राइट वेंट्रिकल क्या हो गया, फेलियर हो गया। राइट वेंट्रिकल फेलियर का मतलब राइट वेंट्रिकल पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने की वजह से बॉडी में जो यहाँ से फ्लूइड होता है वो कहाँ नहीं जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता ही नहीं है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जाएगा, तो ये ब्लड यहाँ इकट्ठा होने के बाद वापस से भरेगा क्या इसमें? नहीं भरेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, तो ये प्रेशर कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। और राइट साइड के एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से भी क्या ये इंफीरियर वेना केवा का पार्ट हो गया। सुपीरियर वेना केवा का और इंफीरियर वेना केवा का ये जुगुलर वेन वहीं से निकली। तो क्या होता है, आईवीसी, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे राइट साइड का हार्ट फेलियर, राइट वेंट्रिकल से प्रेशर कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। यहाँ से ब्लड वापस राइट एट्रियम में अगर ब्लड ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर कहाँ आएगा? आईवीसी और एसवीसी में। आईवीसी, एसवीसी में अगर मान लो फ्लूइड अंदर जा ही नहीं रहा है, तो फ्लूइड बॉडी के पेरिफेरल जो वेनस जो सर्कुलेशन होता है बॉडी के, जैसे मान लो लेग में या पैर में, वहाँ जाके फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या आ गई, लेग में एडीमा हो गया, पैरों में सूजन आ जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर को क्या होने वाला है, वो क्या अपना राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से ये चीज़, अस्थमा की वजह से तो होगी नहीं। निमोनिया में, निमोनिया अस्थमा ये दोनों किसके हैं? लंग्स से रिलेटेड है, तो ये क्या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में आते हैं। और लिवर सिरोसिस का इसमें कोई रोल है नहीं, लिवर सिरोसिस का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि लिवर सिरोसिस में कोई एंकल एडिमा या कह सकते हो जुगुलर वेनस का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मान लो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, जोन्स क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का एक गोल्डन चांस है, ये सवाल आपके नोट सेट 11 में ये सवाल कॉपी होने वाला है डायरेक्ट यहाँ। मेंस में आओ या प्री में आओ, जोन्स क्राइटेरिया। तो जोन्स क्या, जोन्स एक नाम, एक वैज्ञानिक का नाम है, और जोन्स क्वांट ने क्या करा था, कि जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया। डायग्नोस करने के लिए इसने क्या करा था, एक मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया को अलग अलग भागों में उसने डिवाइड कर दिया था। उन मेजर और माइनर क्राइटेरिया को ध्यान में रख के, जैसे एक मेजर क्राइटेरिया और दो माइनर क्राइटेरिया में अगर हो जाता है तो उसको अपन आरएचडी बोलेंगे, या दोनों ही मेजर क्राइटेरिया अगर किसी बंदे में पाया जाता है, तो क्या अपन किस कैटेगरी में आएगी? रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में आएगी। जोन क्राइटेरिया है, वो किसके लिए डायग्नोज करने में काम आता है, वो आपको बताना है। माइक्रोएटल इन्फेक्शन में, रूमेटिक फीवर में, हार्ट फेलियर में, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कमेंट, मतलब देखो, रूमेटिक फीवर से ही तो रूमेटिक हार्ट डिजीज हुआ, और रूमेटिक फीवर को डायग्नोज करने के लिए जोन क्राइटेरिया बनाया गया था। कौन सा क्राइटेरिया? जोन क्राइटेरिया। जैसे अगली अपन स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं ये वाला। देखो, जोन क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ से बहुत बार नोट सेट में, पीजीआई चंडीगढ़ में, या एसजीपीजीआई, बहुत सारे जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम हैं, उन एग्जाम में ये सवाल आता है भाई, जोन क्राइटेरिया। ये क्या करता है, जोन क्राइटेरिया का पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे क्या आता है, डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर, एआरएफ। अगर एक्यूट रूमेटिक फीवर या रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया अपन यूज़ करेंगे, तो जोन क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? जोन क्राइटेरिया। अब क्योंकि रूमेटिक फीवर किसके द्वारा कॉज होता है, यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेनस, यहाँ तक क्लियर। अब इसको एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, पहले तो उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, या तो अपन क्या करेंगे कि उसको क्या है, पहले कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, तो उसके गले में कोई ना कोई पहले इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस उसको पहले था, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, साथ साथ में प्लस आइदर इनमें से दोनों में से एक, या तो क्या है, दो मेजर क्राइटेरिया हो रहा है, या फिर एक मेजर क्राइटेरिया और दो माइनर क्राइटेरिया है। देखो, ये वाले क्राइटेरिया है, अपन इसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। इन दोनों में से अगर दोनों ही मेजर क्राइटेरिया और उसको ये हिस्ट्री है, तो उसको अपन क्या डायग्नोस करेंगे, रोमेटिक फीवर डायग्नोस करेंगे। अगर मान लो रोमेटिक एक हिस्ट्री है इसकी इन्फेक्शन की, और एक मेजर क्राइटेरिया हो रहा है इसमें, जॉइंट पेन और फीवर और ये चीज़ें, और दो क्या है, माइनर क्राइटेरिया है, तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे,
रूमेटिक फीवर बोलेंगे। अब देखो होता क्या है, देखो एविडेंस ऑफ, अगर आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को लेने के लिए अपने को पहले सबसे पहला जो पार्ट है वो है कि थ्रोट का कल्चर करेंगे, जैसे कोरोना में अपन करते थे। पॉजिटिव थ्रोट इन्फेक्शन अगर उसका आ जाता है और उसको एएसओ जो टिल्टर होता है, वो क्या होता है, एएसओ टिल्टर वो बड़ा रहता है क्योंकि वो एंडोटॉक्सिन बॉडी में रिलीज होता है और ब्लड में वो एंडोटॉक्सिन पाया जाता है जिसको अपन एएसओ टिल्टर बोलेंगे। और रिसेंट उसको डॉक्यूमेंटेड स्कारलेट फीवर भी उसको थोड़ा टाइम पहले मान लो था, तो अपन उसको एविडेंस मान लेंगे। ये एविडेंस होने के बाद में ये क्राइटेरिया अपना आता है, मेजर क्राइटेरिया, जिसको अपन मेनोमेनिक्स में जोन्स ही बोलेंगे। जे जोन्स या दिल को जे जे ओ कर सकते हो, ओ या हार्ट एक तरह का। पहला तो है जॉइंट है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। देखो केवल जॉइंट पेन नहीं है, लार्ज जो बड़े-बड़े जॉइंट होते हैं ना, पॉलीआर्थराइटिस मतलब एक साथ बहुत सारे जॉइंट में दर्द होता है, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में दर्द होता जाता है, जिसको बोलते हैं माइग्रेटरी। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जॉइंट पेन। दूसरा है उसका कार्डाइटिस हो गया, एंडोकार्डाइटिस या जो मायोकार्डाइटिस या कह सकते हो कि हार्ट में इन्फेक्शन कोई हुआ। तीसरा सबक्यूटेनियस नोड्यूल रहेगा, पेनलेस नोड्यूल्स, बोनी प्रॉब्लम जो भी मतलब अपने जो आर्थराइटिस वगैरह होता है ना, गाउट वगैरह, जहाँ जैसे नोड्यूल्स बन जाते हैं अलग-अलग जॉइंट पे, वो जो भी पाया जाएगा। दूसरा है एरिथ्रोमा मार्जिनेटम, पेनलेस नॉन पैरालिटिक, कोई भी एलर्जी नहीं होती, या रेड कलर के या रेड मार्जिन या पेल कलर सेंटर में पेल होगा, रेल ऐसे मतलब ये जो डायग्राम में बता रखा है ऐसे उसके रेसेस रहेंगे, तो अपन उसको एरिथ्रोमा मार्जिनेटम कर देते हैं। नेक्स्ट है सेडुलम कोरिया, इनवॉलेंट्री रैपिड पर्पसलेस मूवमेंट। देखो कोरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके हाथ वगैरह ऐसे, जैसे बूढ़े बूढ़े लोगों में जैसे क्या रहता है, हाथ ऐसे यूं 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 ऐसे वाइब्रेशन होती रहती है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कोरिया बोलेंगे। तो ये तो है मेजर, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया हो जाता है या एक साथ दो चीज़ें पाई जाती है, तो वो क्या है, रोमेटिक फीवर अपन डायग्नोज। या दो में से, यहाँ में चारों पांचों में से एक, और यहाँ इधर फीवर भी आ रहा है, जॉइंट पेन भी हो रहे हैं, या उसके ईएसआर और सीआरपी प्रोटीन बढ़ा हुआ है, या उसका जो ईसीजी चेक करते हैं तो पीआर इंटरवल वो क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, उस कंडीशन में अपन उसको क्या डायग्नोज करेंगे, रोमेटिक फीवर डायग्नोज करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये वाली चीज़ अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। एएसओ होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एएसओ का यहाँ पे आपको अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो एंटी स्ट्रेप्टोसोकिन लाइसिन ओ, ये क्या करता है, प्राइमरली किसको टेस्ट करने के लिए यूज होते हैं, ये पहले कमेंट करके बताओ। वायरल इन्फेक्शन से करेंगे या प्रीवियस ग्रुप है, स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी। देखो एसीए ट्यूटर यूजुअली कब स्टार्ट होता है, 1 से 3 वीक पे आफ्टर इन्फेक्शन, और पीक कब होता है, 3 से 5 वीक पे, और मे रिमेन एलिवेटेड सीवियल मत बहुत महीने तक रहता है। जैसे मान लो किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ और 1-2 महीने तक भी वो क्या रहता है, इन्फेक्शन बॉडी में, एएसओ जो ट्रीटर अपन करेंगे तो वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो अगर मान लो पहले से उसको जो, जैसे इसी से ही तो आपने पढ़ा था रूमेटिक फीवर, और रूमेटिक फीवर से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बनी थी। तो थ्रोट इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, जिसी की दवाई को अपन स्ट्रेप्सिल बोलते हैं, गले में खराश के लिए दवाई लेते हैं, विक्स वगैरह। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर तैयार नहीं होता है तो वो जाकर रूमेटिक हार्ट फेलियर बनता है। तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के चेक करने के लिए क्या किया जाता है, थ्रोट के स्वाब लिया जाता है, गले में स्वाब लेकर टेस्ट करते हैं, जैसे अपन ने कोरोना में टेस्ट करे थे थ्रोट स्वाब। वो टेस्ट लेके ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे उसको अपन टेस्ट करेंगे लैब में, तो एएसओ जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बढ़ा हुआ था, उस कंडीशन में अपन बोल देंगे भी उसको पहले थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ है, गले में इन्फेक्शन हुआ है या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है। अब आता है कि एएसओ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस अगेंस्ट विच बैक्टीरियल टॉक्सिन। देखो क्या होता है, इसको अपन भाषा में बोलें, जैसे अपनी बॉडी है, इस बॉडी में क्या है, ये ब्लड है, ब्लड में कौन सा इन्फेक्शन हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन क्या करता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, अपने उस बॉडी में क्या क्या रिलीज करता है, एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है। तो केमिकल रिलीज करने की वजह से बाद में अपने जो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इम्यूनिटी का काम करती है, और डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है। ठीक है, एंटीबॉडी बन गई। अब वो जो जो एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बोलते हैं। ये अपना जो राइट आंसर, एंडोटॉक्सिन, या जो विच बैक्टीरियल टॉक्सिन, जो टॉक्सिन, देखो इसको एंडोटॉक्सिन का नाम अपने को क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो रहा है, तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। जी, ठीक है, स्ट्रेप्टोलाइसिन वो जो होता है, इसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं, और वो एंटीबॉडी फिर बॉडी में होने की वजह से सेल्फ बॉडी हार्म करने लग जाती है, जिसको रोमेटिक हार्ट डिजीज आगे जाके बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है,
क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में लीड टू, मतलब अगर मान लो किसी को क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग टाइम, और पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ अगर, तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट क्या चल जाता है। एक्यूट मतलब थोड़ा टाइम से हुआ और तैयार होगा तो एक्यूट, अगर तैयार नहीं होता है तो वो क्रोनिक। क्रोनिक इन्फेक्शन जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो आगे जाके क्या कर सकता है, हार्ट फेलियर कर सकता है, अपेंडिसाइटिस कर सकता है, हेपेटाइटिस कर सकता है, पेनक्रियाटाइटिस। ये वाला कमेंट करके जल्दी रिप्लाई करोगे, कि ये वाला देखो, ये वाला फटाफट कमेंट करो कि अगर मान लो किसी मरीज को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हुई, और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में उसको क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, वो आगे जाके क्या कर देता है, वो बताना। देखो, मान लो ये क्या है, मिट्रल वाल्व, और यहाँ पे क्या हुआ भाई, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से वाल्व डैमेज हो गया। वाल्व डैमेज हुआ अगर, तो क्या होगा, बॉडी में क्या नहीं पाएगा यहाँ, मतलब ऑक्सीजन, वाल्व डैमेज होने की वजह से यहाँ प्रॉपर ब्लड नहीं आ पाएगा, और प्रॉपर ब्लड नहीं आ पाएगा तो ब्लड प्रॉपर कहाँ नहीं जा पाएगा, एओर्टा में। और एओर्टा में जाने की नहीं जाएगा तो कहाँ नहीं जाएगा, एओर्टा से क्या निकलती है, कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट अपने बॉडी को साथ-साथ खुद को भी ब्लड की सप्लाई करवाता है। कोरोनरी सर्कुलेशन में भी ब्लड क्या हो जाएगा, कम। तो कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे इस्चीमिया हो जाता है। वहाँ क्या हो सकता है, इस्चीमिया, या कह सकते हो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और धीरे-धीरे ये हार्ट का जो मसल्स होते हैं डैमेज हो जाती है, जिसको अपन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन धीरे-धीरे बढ़ने से क्या होता है, हार्ट का वाल्व का ये काम धीरे-धीरे, हार्ट का जो चैम्बर होता है वो काम करना क्या कहलाता है, बंद कर देता है, जिसकी पंपिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, पंप करने की कैपेसिटी कम हो जाती है धीरे-धीरे। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हार्ट फेलियर। अपना जो राइट आंसर क्या होने वाला, अभी हार्ट फेलियर होगा। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये अपने रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के सारे एमसीक्यू अपन ने कवर करे हैं। सभी का धन्यवाद इस क्लास में बने रहने के लिए। अभी तक आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप एक बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। वहाँ से हम आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ सकते हो। साथ-साथ में आपको आपको किसी भी सब्जेक्ट, नोट्स सेट एम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट अगर आपको वो पूछने हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। इसका जवाब हम आपको पर्सनली आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। साथ-साथ में डेली आपको, अगर आप चाहते हो कि नोट सेट 11 के लिए हमने जो 100 प्लस जो टॉपिक तैयार करके उनके वीडियो आप चाहते हो आपको पूरे-पूरे मिल जाए, साथ में एमसीक्यू। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करो, नोटिफ़िकेशन ऑन रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो डेली आपको मिलता रहे, और आपकी जो प्रैक्टिस है नोट सेट एम्स 11 के लिए बहुत अच्छी हो जाए, और आपकी जो रैंक है वो टॉप की रैंक आए, और आपको पसंदीदा एम्स मिल जाए। सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।